let's start the chapter that is in Unit 4 in your textbook. The chapter's title is What Time Is It? So first we will start from activity 1. Here we will observe the following pictures, describe each clock और वॉच. तो हम यूनिट 4 में जा रहे हैं. तो आपका टाइटल है चैप्टर का व्हाट टाइम इज इट. आप सब टेक्स्ट बुक निकालिए और टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 1 की तरफ जाइए. तो वहाँ क्या लिखा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, डिस्क्राइब ईच क्लॉक और वॉच. तो यहाँ हमको कुछ पिक्चर्स दिख रही है. ये एक पिक्चर है, ये एक पिक्चर है, ये एक पिक्चर है. तो पिक्चर से ऑब्वियसली पता चल रही है ये क्लॉक्स के बारे में है और ये जो है वॉच है. तो ये कौन सी टाइप की क्लॉक है, ये कौन सी टाइप की क्लॉक है और ये क्या है, इसको पहले देखते हैं. सो हियर यू कैन सी रिटन इन योर टेक्स्ट बुक वॉल क्लॉक. तो ये एक वॉल क्लॉक है एंड दिस वन इज ए पेंडुलम क्लॉक एंड दिस वन इज अ रिस्ट वॉच. तो यहाँ हमको क्या करनी है, हर क्लॉक को डिस्क्राइब करनी है. तो इसके बारे में लिखनी है. तो अगर हम लिखें वॉल क्लॉक, द क्लॉक दैट इज हैंगिंग ऑन द वॉल इज नोन एज वॉल क्लॉक. पेंडुलम क्लॉक, दिस इज ऑल्सो ऑन वॉल्स, बट यहाँ हम देखेंगे कि मेजरिंग वेट स्विंग कर रही है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं मेजरिंग वेट लाइक पेंडुलम इज स्विंगिंग, दैट इज ऑल्सो लाइक अ वॉल क्लॉक. रिस्ट वॉच, ये हम देखते हैं. तो यहाँ क्या, ये हाथ में इस वॉच को पहनते हैं. तो दैट इज वॉल ऑन रिस्ट. रिस्ट में जो पहनते हैं उसको बोलते हैं रिस्ट वॉच. तो मैंने आप लोगों को तीनों पिक्चर की डिस्क्रिप्शन बता दी है. तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ. टेक्स्ट बुक में हम लोगों को क्या क्वेश्चन मिल रही है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स. तो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं. हाउ मेनी हैंड्स डज ए वॉच यूजुअली हैव, नेम देम. एक वॉच में कितने हैंड्स होते हैं. तो आप लोग देख सकते हैं वॉच और क्लॉक में देयर आर 2 हैंड्स, वन इज आवर हैंड एंड अनदर इज मिनट हैंड. तो 2 हैंड होती है, जैसे हमारे 2 हैंड होती है तो वॉच में भी 2 हैंड होती है, एक आवर हैंड एंड अनदर इज मिनट हैंड. What kind of clocks and watches do you have at your home? तो हमारे घर पे देखें तो हमको कौन सी टाइप की क्लॉक्स या वॉचेस देखने को मिलती है. तो हम घर पे इस टाइप की वॉल क्लॉक यूज करते हैं या तो रिस्ट वॉच हम यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव अ वॉल क्लॉक इन योर क्लासरूम. क्या आपके क्लासरूम में कोई वॉल क्लॉक है. तो यहाँ आप लोग लिखोगे येस वी हैव ए वॉल क्लॉक इन आवर क्लासरूम. Moving to the next page, that is activity 2. तो हम next पेज में देखेंगे एक्टिविटी 2 में एक स्टोरी रीड करेंगे. द स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल. तो रिप वैन विंकल के बारे में ये स्टोरी है. तो लेट्स रीड द स्टोरी एंड एंजॉय इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. तो यहाँ रिप वैन विंकल के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हम पढ़ेंगे. रिप वैन विंकल वॉज अ लेजी मैन. He would often go off into the forest with his dog, Wolf, to hunt for rabbits and squirrels. He would go round and hunt small animals. See, children, जैसे मैं यहाँ कुछ पॉइंटर रखा है तो मैं रीड जब करूँगी तो आप अपने फिंगर्स रख के ऐसे ही मेरे साथ रीड करोगे. ओके, तो मेरे साथ आप रीड कर सकते हो. रिप वैन विंकल वॉज अ लेजी मैन. तो वो एक लेजी मैन था, आलसी इंसान था. ही वुड ऑफन गो ऑफ इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग वुल्फ टू हंट फॉर रैबिट्स एंड स्क्विरल्स. वो अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, अक्सर वो फॉरेस्ट या जंगल में जाता था. उसके कंपेनियंस कौन होते थे, उसके फ्रेंड्स. कंपेनियंस मीन्स फ्रेंड्स. तो डॉग वुल्फ के साथ वो जंगल पे निकल जाता था. किस, हंट मतलब शिकार करने. शिकार करने के लिए किसका, रैबिट्स और स्क्विरल्स का शिकार करने के लिए अपने डॉग या वुल्फ के साथ अक्सर वो फॉरेस्ट या जंगल चला जाता था. ही वुड गो राउंड एंड हंट स्मॉल एनिमल्स. वो जंगल में घूमता रहता था और छोटे छोटे एनिमल्स को शिकार करता था. हंट मीन्स शिकार. नेक्स्ट पैराग्राफ आप मेरे साथ रीड करो. वन डे रीप helped a strange old man carry a barrel to a clearing where several others were playing a game. तो एक दिन ऐसा होता है, रिप एक स्ट्रेंज दिखने वाली एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी को देखा कि उसने पीछे
अपने जो पीठ के पीछे एक बैरल, बैरल मतलब एक छोटी टाइप की बैग होती है जिसमें हम पानी कैरी करते हैं, वाटर कैरी करते हैं, तो उसको बोलते हैं बैरल ऑफ वाटर। तो एक स्ट्रेंज ओल्ड मैन को वो देखता है जो कि टू ए क्लियरिंग, क्लियरिंग मीन्स फॉरेस्ट की वो एरिया जहाँ पे हम क्लियर करके अपना हट या अपना घर बनाते हैं या कुछ फार्मिंग के लिए वो जगह क्लियर करते हैं। तो क्लियरिंग प्लेस पे वो किसको देखता है, एक स्ट्रेंज ओल्ड मैन को जो कि एक बैरल पकड़ा हुआ है, एक पानी का एक जैसे एक बैग जैसा अपने पीठ पे पकड़ा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेंज ओल्ड मैन को हेल्प करता है एंड वो देखता है कि बाकी उसके अराउंड कुछ गेम खेल रहे हैं। रीप हैड सम ऑफ द पिंक वाटर फ्रॉम द बैरल along with his companions। जो रीप को जो बैरल ऑफ वाटर मिलता है वो ओल्ड मैन से वो क्या करता है, उसको उससे थोड़ी पानी पी लेता है। तो उसमें कैसी पानी होती है, पिंक वाटर होती है। तो अपने कंपेनियंस, उसके कंपेनियंस मतलब फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स कौन होते हैं, डॉग एंड वुल्फ। तो वो ओल्ड मैन के पास जो बैरल ऑफ वाटर होता है तो उसमें से कुछ पिंक वाटर रीप पी लेता है। Soon he fell asleep। जैसे ही वो पानी पी लेता है तो वो उसको नींद आती है तो वो सो जाता है। When he awoke he was alone। अवॉक मतलब जगना। जब वो जागता है या उठता है तो उस खुद को अकेला पाता है, alone मतलब अकेला। Rip looked for his gun। जो शिकारी होते हैं अपने साथ बंदूक रखते हैं तो वो ढूंढता है, look for मतलब ढूंढना, अपने गन को ढूंढता है। To his surprise it was covered in rust। तो वो हैरान हो जाता है, सरप्राइज मतलब हैरान होना। तो वो देखता है कि उसका जो गन है रस्ट हो गया है। रस्ट मतलब जो आयरन के चीज में लग जाती है बहुत टाइम अनयूज होने के बाद, उसको बोलते हैं रस्ट। तो वो लोहे की चीज में लग जाती है। तो वो देखता है कि अपने वो सरप्राइज हो जाता है, वो देखता है कि उसका गन रस्टेड हो चुका है, रस्ट लग चुकी है उसमें। फीलिंग कंफ्यूज्ड एंड हंग्री रीप हेडेड फॉर हिज विलेज। वो कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज मतलब क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अभी तो उसका गन सही था, अभी सोने से पहले, अभी उठने के बाद वो रस्ट कैसे हो गया है। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या समझ में नहीं आता है कि क्या करे। एंड हंग्री, वो खुद को हंग्री फील करता है, उसको भूख लगती है। तो वो क्या करता है, विलेज की तरफ धीरे धीरे चलता है। हेडेड फॉर मतलब मूव करना, विलेज के लिए वो चलता है। When he reached there, people gathered around him, staring at his tattered clothes and long grey beard। जब वो अपने गांव में पहुंचता है तो लोग उसके चारों तरफ, गैदर्ड मतलब इकट्ठे हो जाना, अराउंड मतलब चारों तरफ, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। स्टेयरिंग मतलब देखते रहना एकटक। तो उसको एकटक देख रहे लोग। एट हिज टैटर्ड क्लॉथेस, टैटर्ड मतलब फटे हुए, तो उसके फटे हुए कपड़ों को देख रहे। एंड लॉन्ग ग्रे बियर्ड, अभी उसको क्यों इतने हैरानी से देख रहे हैं कि अभी वो कुछ कपड़े जैसे फटे हुए कपड़े में है और उसके पास अभी लंबे ग्रे मतलब आधे पक्के बाल, जो दाढ़ी, तो उसके दाढ़ी आधे पके हुए ग्रे, आधे वाइट है और आधे ब्लैक है। तो उसको मतलब टर्न टू ग्रे कलर, तो ग्रे कलर की बियर्ड मतलब दाढ़ी में उसको देख रहे हैं। तो उसका अचंभे से उसको लोग देख रहे हैं कि ये रीप बूढ़ा कैसे हो गया और उसके पास इतनी लंबी ग्रे कलर की बियर्ड कैसे आई, मतलब दाढ़ी कहाँ से आई। तो उसको ऐसे टुकुर टुकुर करके सब लोग देख रहे। कल तक तो यंग था, आज कैसे वो बूढ़ा हो गया, तो करके लोग उसको ऐसे देख रहे। वो पानी पीने के बाद वो सो जाता है, सोने के बाद पता नहीं कब उठता है। जब उठ के वो विलेज की तरफ आता है तो लोग उसको घूरते हैं, क्योंकि अब रिप जैसे ओल्ड मैन की तरह दिखता है, क्योंकि उसकी दाढ़ी ग्रे हो चुकी है। रिप सॉ ए यंग वुमन, वो एक यंग लड़की या यंग वुमन को देखती है, who looked like his wife, जैसे कि वो अपने उसकी वाइफ की तरह दिखती है। He asked her who she was, वो उसको पूछती है कि तुम कौन हो। She told him her name, वो अपना नाम बताती है, वो young woman, and said her father had left the house 20 years ago with his dog and had never been seen again। तो वो बोलती है कि मेरे फादर को जाते हुए घर से 20 साल हो चुके हैं, 20 साल पहले मेरे फादर घर से
लेफ्ट होके या घर छोड़ के जा चुके हैं अपने डॉग के साथ और उसके बाद वो कभी देखे नहीं गए। तभी रिप को समझ में आता है कि ये उसकी बेटी है और 20 साल हुआ वो गांव छोड़ के चला गया है, जबकि अब तक वो घर वापस नहीं आया है। आई एम योर फादर क्राइड रिप जॉयफुल। अभी तक रिप को लग रहा था कि ये उसकी वाइफ है, पर जब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसको पता चला कि वो उसका फादर है। तो सरप्राइजिंगली जॉयफुली, खुशी से वो चिल्लाता है। क्राइड मतलब चिल्लाना। आई एम योर फादर, तो मैं तुम्हारा फादर हूँ। एंड टोल्ड देम ऑल हाउ ही हैड बीन asleep फॉर द लास्ट 20 years। तो जाके वो अपना स्टोरी अपनी बेटी को बताता है कि मैं ऐसे कैसे हो गया कि मैं एक ओल्ड मैन को हेल्प करने के चक्कर में उसका पिंक पानी पी लिया। पिंक पानी पी लेने के बाद में 20 साल सो गया, पता नहीं, मुझे पता नहीं चला। शायद वो कुछ मैजिक वाटर होगा, शायद से वो ओल्ड मैन कुछ मैजिशियन होगा। तो उसके पानी की जादू से मैं 20 साल सोया रहा। जब मैं उठा तो मैं बूढ़ा हो चुका था। तो जब मैं विलेज में आया लोग मुझे पहचान ही नहीं पाए। जब तुम मेरी बेटी, तुम भी मुझे पहचान नहीं पाए। तो ये था रिप वैन विंकल की इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ उस स्टोरी के बेस में ये डिटेल्स को हम भरेंगे। तो यहाँ देखो स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स है, वो लोग क्या करते हैं। नेम ऑफ द कैरेक्टर इन लेफ्ट साइड एंड व्हाट ही और शी डिड। तो वो कैरेक्टर लिखेंगे और वो क्या क्या किया है स्टोरी में वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फास्ट अगर मैं लिखूँ रिप वैन विंकल, तो मैं लिख सकती हूँ रिप वैन विंकल। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ही ड्रैंक द पिंक वाटर एंड फेल asleep। वो वाटर क्या पानी पी जाता है और सो जाता है। सेकेंड वन, यहाँ अगर मैं लिखूँ द ओल्ड मैन, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ही वॉज अ मैजिशियन एंड ही सीक द हेल्प ऑफ रिप। तो उस एक शायद से वो मैजिशियन था और उसने रिप का हेल्प लिया। थर्ड, रिप्स डॉटर वेन, तो यहाँ हम लिखेंगे कि वेन रिप्स डॉटर सॉ रिप she could not recognize him and she helped her father to recognize himself। तो अपने फादर को वो हेल्प करती है खुद को पहचानने के लिए। तो ये तो आप स्टोरी को लिख के मैंने समझा भी दिया और स्टोरी को लिख के पढ़ के सारे कैरेक्टर फिल कर सकते हो और उन लोगों ने क्या किया यहाँ फिल कर सकते हो। मूविंग टू बी, इमेजिन यू आर रिप वैन विंकल टेल योर स्टोरी टू द क्लास। अगर आपको टास्क दी जाएगी आपके टीचर के द्वारा तो आप क्या करोगे, आप खुद को समझो कि जैसे कि मैं रिप वैन विंकल हूँ और अपना स्टोरी पूरी क्लास को शेयर करोगे। एक्टिविटी 3, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। आप अपने नेक्स्ट पेज पे जाइए तो यहाँ आपको एक्टिविटी 3 मिलेगी। तो यहाँ आपको एक सुंदर सी पोएम मिलेगी जो कि क्लॉक या वॉच के ऊपर है। तो क्लॉक के ऊपर ये सुंदर सी पोएम है, ब्यूटीफुल पोएम इज देयर। वी विल रीड द पोएम। The first read and enjoy the poem. Then I will explain the poem. Clock tick, clock tick. Clock tick, clock tick. It's 6:30 in the morning. Have to brush my teeth. Have to go through bed. Have to get ready for the school. तो आप लोग मेरे साथ ये रिसाइट कर रहे हो तो मेरे साथ फिर से रिसाइट करो। क्लॉक टिक, क्लॉक टिक। क्लॉक की आवाज कैसी होती है, टिक टिक। 6:30 इन द मॉर्निंग। तो ये क्लॉक को देखो तो पता चलता है कि ये टाइम क्या है, 6:30, मॉर्निंग की 6:30 है, सुबह की 6:30। सुबह की 6:30 पे आप लोग क्या करते हो, हैव टू ब्रश माई टीथ, मुझे अपनी टीथ ब्रश करनी पड़ेगी। हैव टू गो थ्रू बैथ, मुझे नहाना पड़ेगा। हैव टू गेट रेडी फॉर द स्कूल, तो मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा अभी रिसाइट करते हैं। कम ऑन, लेट्स रिसाइट विथ मी दिस स्टैंजा। क्लॉक टिक, क्लॉक टिक, it's 7 in the morning. Have to go the kitchen. Have to eat my breakfast. Then have the food full me everywhere. तो यहाँ इसको रीड करते हैं, ट्राई करते हैं समझने के लिए। क्लॉक टिक, क्लॉक टिक। ओ क्लॉक जो तुम टिक टिक करते रहते हो, अभी 6:30 से लेके अभी क्या हो गया, 7 बज गए मॉर्निंग के। इट्स 7 in the morning. हैव टू गो द किचन, मैंने
टीथ ब्रश कर लिया, मैंने नहा लिया, अभी मुझे स्कूल के लिए रेडी होने के लिए कहाँ जानी पड़ेगी? आई हैव टू गो टू द किचन, मुझे किचन जानी पड़ेगी। हैव टू ईट माई ब्रेकफास्ट, देन मुझे अपनी ब्रेकफास्ट लेनी है। फिर हैव द फूड फुल मी एवरीवेयर, अभी जो फूड है कुछ पैक करके लंच पैक में भी लेनी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, अभी इस नेक्स्ट स्टैंजा को भी हम रिसाइट करेंगे। कम ऑन, लेट्स रिसाइट विथ मी। Clock tick is 4 in the afternoon. Have to do my homework. Have to go to play in the garden. Have me to relax after the whole day's hard work. Clock tick. Oh clock, तुम जो टिक टिक करते रहते हो, अभी यहाँ तुम दिख रहे हो कि 4 बज गए हैं। 4 मतलब 4 बजे का टाइम क्या होता है? आफ्टरनून, नून के बाद की जो टाइम को हम बोलते हैं आफ्टरनून। हैव टू डू माई होमवर्क, अभी तो मैं घर वापस आ गया हूँ, 4 बजे का टाइम हो गया है, तो ये टाइम है मेरे होमवर्क करने का। हैव टू गो टू प्ले इन द गार्डन, आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क मुझे कहाँ पे जाना है? गार्डन पे खेलने जाना है। हैव मी टू रिलैक्स आफ्टर, स्कूल से आने के बाद, होमवर्क करने के बाद थोड़ा खुद को रिलैक्स करने के लिए मुझे गार्डन पे खेलने के लिए जाना होगा। द होल डे इज हार्ड वर्क, हम कब रिलैक्स करते हैं? जो पूरी दिन हम हार्ड वर्क करके थक जाते हैं, तब हम खुद रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने का बेस्ट वे क्या है? गार्डन में प्ले करना। बच्चे क्या करते हैं? खुद को रिलैक्स करने के लिए गार्डन में खेलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्लॉक एंड रिलेटेड नेक्स्ट स्टैंजा। Clock tick, it's 9 in the evening. Have to settle my bed like a soft. Have the burden of the day off. Have me win my good night sleep. अभी देखो क्लॉक, अभी तो तुम 4 बजे से लेके 9 बज गए हो, रात के 9 बज गए हैं, इवनिंग के 9 बज गए। अभी मुझे क्या करना है? अपनी बेड को सजानी है और पूरे दिन की जो थकान है इस पे डाल देनी है। पूरे दिन की थकान डाल के मुझे क्या करना है? एक अच्छी सी नींद लेनी है, गुड नाइट स्लीप, एक अच्छी सी नींद लेके सो जाने से। आप लोगों ने देखा ये टोटल पोएम, जब हम पोएम देखते हैं ना तो पोएम की पहले टाइटल देखते हैं और पोएम को किसने लिखा है, जो लिखते हैं उनको बोलते हैं पोएट। और ये किन्होंने लिखा है? गिल ग्रेगोरियो। द पोएट इज गिल ग्रेगोरियो, उनकी एक कलेक्शन से ये ली गई है, तो यहाँ इसलिए लिखा है अडॉप्टेड फ्रॉम गिल ग्रेगोरियो। मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, आप लोग अपने नेक्स्ट पेज में जाइए। एक्टिविटी 4, पहले इसको रीड करेंगे, फिर वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू। Share the information with your teacher in writing। तो आप क्या करोगे? ये जो क्वेश्चंस नीचे दी गई है आपके पास, नेक्स्ट टू यू मतलब आपके पास में जो बैठा है फ्रेंड, उसको पूछोगे। Share the information with your teacher in writing, वो क्या बोलता है क्वेश्चन के आंसर, ये इन्फॉर्मेशन आपको लिख के अपने टीचर को देनी है। ये है आपको एक्टिविटी 4 में करनी है। तो व्हाट आर द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू आस्क योर फ्रेंड? First question is like this. What are the 3 activities that you do in the morning? आप मॉर्निंग में कौन सी 3 एक्टिविटीज करते हो? तो आप क्या करते हो? I brush my teeth, I take my breakfast and I move to school। तो ये 3 एक्टिविटीज हम मॉर्निंग में करते हैं। What are the 3 activities that you do in the afternoon? आफ्टरनून में हम 3 एक्टिविटीज क्या करते हैं? I come back from school, I do my homework, after I finish my homework, I go to the garden to play। तो ये 3 एक्टिविटीज हम आफ्टरनून में करते हैं। What are the 3? आपको ये स्टोरी में से भी ये आंसर्स मिल जाएगी। अपने खुद की जो एक्टिविटी आप कुछ अलग करते हो वो भी आप बोल सकते हो या लिख सकते हो। What are the 3 activities that you do in the evening? आप इवनिंग में क्या करते हो? When you come back after play, तो इवनिंग में आप अपने बेड को सजाते हो। What you say to your bed, and second आप इवनिंग प्रेयर बोलते हो। थर्ड
एक गुड नाइट बोल के आप सोने के लिए चले जाते हो। तो 3 एक्टिविटीज आप लिख सकते हो लाइक दिस। आई इन इवनिंग आई सेट माई बेड, I do my prayer and I say good nights to my family members and go to sleep। तो ये 3 एक्टिविटीज हम इवनिंग को करते हैं जब हम खेलने के बाद वापस घर आते हैं। When do you go to sleep? अगर आप 9 बजे सोने के लिए जाते हो या 10 बजे सोने के लिए जाते हो तो वो टाइम आपको लिखना है। सोचो कि आप 10 बजे सोने को जाते हो तो आप लिख सकते हो I go to sleep at 10 PM। PM मतलब रात का टाइम, इवनिंग टाइम को बोलते हैं PM। अभी हम एक्टिविटी 5 को मूव करेंगे। ये एक्टिविटी थोड़ी मैथ्स रिलेटेड है। तो आपके मैथ्स टीचर ने आपको क्लॉक की या वॉच की ड्राइंग कैसे करते हैं आपको सिखाया होगा। कॉम्पास लेके आप कैसे क्लॉक की ड्राइंग करते हो, नहीं तो बैंगल लेके कैसे ड्राइंग करते हो, इस तरीके से आप क्लॉक की फेस ड्राइंग करते हो। आप देख रहे हो ना यार, 6 क्लॉक्स है तो ये 6 क्लॉक्स को पहले आप ड्रॉ करोगे तो ये रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ये आप भरोगे। जैसे फर्स्ट क्लॉक में आप क्या दिखाओगे, 1/4 to 2। क्वार्टर मतलब 15 मिनट्स, 2 मतलब बजने को, 2 बजने को 15 मिनट बाकी है। तो फर्स्ट क्लॉक पे आप यही दिखाओगे 1/4 to 2। अगर आपके मैथ्स की टीचर ने आपको ये सिखाया है तो आप ये अच्छे से कर लोगे। नहीं तो नेक्स्ट जो आपको मैं एक्टिविटी वाली आंसर शीट दूंगी ये सॉल्व करके आपको दूंगी, पहले आप ये घर पे ट्राई करो। 4:15 नेक्स्ट क्लब में आपको दिखाना है 4:15 मतलब 4 बजने के बाद 15 मिनट हो चुके हैं। थर्ड फिगर, ये थर्ड पिक्चर में आपको क्या दिखाना है, 10 past 10। पास्ट मतलब जो जा चुका है, 10 बजने के बाद 10 और 10 बजकर 10 मिनट। तो यहाँ हम थर्ड पिक्चर में वो दिखाएंगे। ओके, तो कैसे दिखाएंगे, 2 हैंड बनाएंगे, एक मिनट हैंड एक आवर हैंड की हेल्प से हम ये सारे टाइम्स दिखाएंगे। 3:20 तो इस पिक्चर में हम दिखाएंगे 3 बजकर 20 मिनट, 3 बजने के बाद 20 मिनट हो चुके हैं। नेक्स्ट 5 past 10, 5 past मतलब 5 मिनट्स पास्ट हो चुके हैं, जा चुके हैं। कितने का, 10 का। 10 बजने के बाद 5 मिनट जा चुके हैं। तो यहाँ हमको क्या करनी है, दिखानी है 10 बजकर 5 मिनट, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे 5 past 10। नेक्स्ट लास्ट फिगर, लास्ट पिक्चर 5:25, 5 बजकर 25 मिनट। ऐसे अगर बोलते हैं कि 5:25 तो पहले हम आवर हैंड को दिखाते हैं और 25 में हम मिनट हैंड को दिखाएंगे। 5 बजकर 25 मिनट। अभी समझ में आ गया आप लोगों को। पहले में करेंगे 2 बजने के लिए 15 मिनट, 4:15 मतलब 4 बजने के बाद 4:15, यहाँ 3 बजकर 20 मिनट, यहाँ 5 मिनट जा चुका है, 10 बजकर, इसका मतलब 10 बजकर 5 मिनट। लास्ट में 5:25 मतलब 5 बजकर 25 मिनट। यहाँ आप दिखाओगे 5 past 10, 5 मिनट जा चुके हैं, 10 बजकर 5 मिनट। 3:20 3 बज के 20 मिनट जा चुके, 3:20 यहाँ दिखाओगे 3:20। तो पहले यहाँ आप अपना लिख लोगे टाइम, तो फिर यहाँ आप आवर हैंड और मिनट हैंड की हेल्प से टाइम को शो करोगे। आप इसको ट्राई करो घर पे। अभी आप नेक्स्ट पेज में जाओ, एक्टिविटी 6। जिस तरह की यहाँ हमने देखे क्वेश्चंस 1/4 to 4:15 और यहाँ हमने क्लॉक ड्राइंग्स भी समझ लिया। आप एंगल में से बना सकते हो या कॉम्पास लेके भी बना सकते हो। आपके मैथ्स टीचर ने तो समझा दिया होगा हाउ टू ड्रॉ क्लॉक्स। यहाँ एक्टिविटी 6 में क्या करेंगे, यहाँ जितने बॉक्सेस दी गई है हम ये नीचे को देख के पहले क्लॉक ड्रॉ करेंगे, फिर उसके अंदर टाइम दिखाएंगे। जैसे यहाँ टाइम क्या है, 10 to 2। 2 मतलब बजने को बाकी है, आप समझ लो 2 मतलब बाकी है, पास्ट मतलब जा चुका है। तो 10 to 2 मीन्स यहाँ 10 मतलब मिनट्स, 2 मतलब आवर। तो 2 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है। तो आपको ऐसे दिखानी है क्लॉक ड्रॉ करके 2 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है। ये सेकेंड बॉक्स में चलते हैं 1/4 to 7, क्वार्टर मतलब 15 मिनट्स, 2 मतलब बजने को बाकी है 7, 7 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। तो यहाँ क्लॉक ड्रॉ करके आपको वही दिखानी है। 1/4 to 9, 9 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है।
10:25, यहाँ 2 और पास्ट नहीं लिखा है, तो यहाँ आपको ये समझ जानी है 10 बोले 10 का मतलब है आवर, 25 का मतलब है मिनट्स। तो यहाँ हमको क्लॉक में दिखानी है 10:25, ये आवर ये मिनट, क्यों यहाँ 2 और पास्ट कुछ मेंशन नहीं की गई है। 12 o'clock, क्लॉक में पूरा 12 की तरफ कैसे दिखाते हैं, ओनली 12 o'clock, जहाँ पे ये एक टाइम है जहाँ पे दोनों हैंड एक ही जगह पे रहते हैं। तो यहाँ आप 12 o'clock को ड्रॉ करके दिखाओगे। 3:35, यहाँ देखो इस तरीके से आपको लिख दी गई है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। 3:35 हो गए, तो या तो आप ऐसा लिख सकते हो, पर सही लिखने का तरीका है ये नंबर में 3:35, तो 3:35 का क्लॉक आप ड्रॉ करके मेंशन कर सकते हो। यहाँ भी ऐसे लिखा है 8:40, 8:40, 11:30, 11:30, इसको 11:30 भी हम बोलते हैं। तो इसमें जो दी गई है उसके हिसाब से आपको क्लॉक ड्रॉ करनी है और टाइम मेंशन करनी है। अगर आपने मैथ्स टीचर से क्लॉक ड्रॉ करना, टाइम मेंशन करना, टाइम शो करना सीख लिया है तो इजीली आसानी से आप ये सब कर लोगे। नहीं तो नेक्स्ट में ये आपको सॉल्यूशन करके नेक्स्ट वर्कशीट में मैं दे दूंगी, पर पहले आप लोग को खुद ये ट्राई करनी है। अब आप नेक्स्ट पेज में जाइए, मूविंग टू एक्टिविटी 7। मैंने आपको पहले क्या बोला था कि मैं क्लॉक के कुछ टाइप्स दिखाऊंगी, तो पहले हमने क्या टाइप्स देख लिए थे। पहले पेज में जाओ थोड़ा याद करने के लिए, मूव 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 मूव। यहाँ हमने क्या देखा था, वॉल क्लॉक एंड पेंडुलम क्लॉक। यहाँ लास्ट वाली क्लॉक में मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग टाइप की क्लॉक दिखाने वाली हूँ। तो इस टाइप की यहाँ एक्टिविटी 7 में जो क्लॉक दिख रही है, पहले हमने क्या पढ़ा था, वॉल क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक। वॉल क्लॉक जो हमारे दीवार में लगी रहती है, पेंडुलम क्लॉक भी दीवार में लगी रहती है, पर वहाँ नीचे एक पेंडुलम घूमता रहता है या झूलता रहता है, स्विंग करता रहता है लेफ्ट से राइट। ओके, तो यहाँ एक टाइप की है, इसको बोलते हैं टावर क्लॉक। एक टावर की तरह, दीवार की तरह दिखती है और इसके चारों तरफ क्लॉक सेट की गई है। जैसे वॉल क्लॉक होती है ना, तो इसमें सिर्फ एक क्लॉक नहीं होता है, इसके इस साइड में भी क्लॉक होती है, इस साइड में भी क्लॉक होती है, इस साइड में भी होती है, बैक साइड में भी होती है। ये एक दीवार की तरह दिखती है, टावर की तरह दिखती है, इसलिए इसको बोलते हैं टावर क्लॉक। अक्सर इस टाइप की क्लॉक हम स्टेडियम में देख सकते हैं, प्लेइंग स्टेडियम। कभी क्रिकेट स्टेडियम आपने देखा होगा टीवी में, तो वहाँ आपको टावर क्लॉक दिख सकती है। तो एक्टिविटी 7 में वही दी गई है, गेस व्हाट टाइम इट इज नाउ। तो टावर क्लॉक अच्छे से आप देखो, ये टाइम क्या है, थोड़ा गेस करो। बी ए टावर सावरिंग showing time, stand in front of the class and show time with the help of your hands. Let them guess what time it is now. तुम्हें खुद टावर बन सकते हो, फ्रेंड्स के साथ सामने खड़े होके अपने दो हाथ दो साइड में फैला दो और खुद को बोलो आई एम ए टावर क्लॉक, और इशारे से पूछो अपने फ्रेंड्स को कि मैं अभी कौन सा टाइम बन गया हो। तो इस टाइप आप एक एक्टिविटी या प्ले कंडक्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, खुद को टावर क्लॉक बना के। Now moving to activity 8। एक्टिविटी 8 में आप देख सकते हो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमने बोल्ड कर दिया, एट, इन, ऑन, ऑन। तो यहाँ 3 ऐसे वर्ड्स को हमने बोल्ड किया है, एट, इन, ऑन। तो ये 3 वर्ड्स पहले भी आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एट, इन, ऑन, इसको प्रीपोजिशन बोलते थे। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं, इट शोज द पोजिशन ऑफ द नाउन। अगर मैं इसको बोलूँ नाउन 11 AM, तो ये नाउन की पोजिशन को दिखा रहा है। 10:30 PM ये अगर एक नाउन है, नाउन तो हमको पता है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, कोई भी नेम्स को बोलते हैं नाउन्स। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नोन, nouns are known as nouns। तो अगर नाउन की पोजीशन जो दिखाता है उसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। तो यहाँ एट, इन, ऑन, ये सब प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं, जो कि नाउन के पोजीशन को शो कर रहे हैं। तो ऐसी टाइप की हम सेंटेंस रीड करते हैं। तो अगर इस टाइप की सेंटेंस हम रीड करेंगे तो नेक्स्ट एक्टिविटी में हम खुद से एक्टिविटी को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सेंटेंस हम रीड करते हैं, आई हैव एन इंग्लिश क्लास एट 11 AM। तो एट यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन है। आई गो टू बेड एट 10:30 PM।
तो मैं 10:30 PM को बेड को जाता हूँ। तो एट प्रीपोजिशन, माई फादर कम्स होम एट लंच टाइम। एट, तो यहाँ सब जगह पे देख रहे हो कि प्रीपोजिशन की दो चीज आप देख रहे हो, नाउन की पोजीशन दिखा रहा है और नाउन से पहले ये यूज हुआ है। तो वी कैन से दैट प्रीपोजिशन shows the position of the noun and it is used before the noun। नाउन के पहले यूज होता है और नाउन की पोजीशन को शो करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, इन इंडिया यूजुअली इट रेन्स इन जून। तो इन है प्रीपोजिशन। डू यू थिंक वी विल गो टू मून इन द फ्यूचर? In preposition, there should be a lot of progress in the next century। In preposition, do you play cricket on Sundays? On preposition, her birthday is on 7th December। On preposition, where will you be on New Year's Day? On is preposition। तो ये जितने सेंटेंस आपने पढ़ लिए प्रीपोजिशन को लेके, मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी बी। तो यहाँ आपको क्या करनी है, ऐसे इन, एट, ऑन को लेके खुद के सेंटेंस लिखनी है। तो ये आप ट्राई करो, पहले ट्राई करो, फिर नेक्स्ट में खुद आपको ये एक्टिविटी सॉल्व करके दे दूंगी। एक्टिविटी 9, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से रीड करो। टाइम के बारे में, क्लॉक के बारे में सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको एक्टिविटी 9 से ही मिलने वाली है। Do you know what is AM and what is PM? Read the information given below। क्लॉक या वॉच को अगर हम रीड करते हैं या पढ़ते हैं, क्लॉक के बारे में अगर हम जानने को ट्राई करते हैं या जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको मिलती है क्लॉक के बारे में वो है AM और दूसरा है PM, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये क्या है AM और PM? टू द कंटेक्स्ट ऑफ क्लॉक, क्लॉक के साथ इसका क्या रिलेशन है? तो देखते हैं, यहाँ देखो लिखा है AM, PM। The Latin abbreviations AM and PM are acronyms that stand for anti-meridian and post-meridian। तो ये जो AM and PM ये लैटिन लैंग्वेज से ली गई, लैटिन एक भाषा है उससे ली गई। एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म, AM मतलब कोई कहीं शॉर्ट फॉर्म है, एंड PM भी दो वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है। एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स मतलब जो वर्ड का या नेम का खाली फर्स्ट लेटर को लेता है तो उसको बोलते हैं एक्रोनिम्स। सपोज मेरा नाम है स्निग्धा मिश्रा, तो स्निग्धा के लिए S और मिश्रा के लिए M, SM में बोलूं तो उसको बोलेंगे एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स मतलब एक वर्ड और एक नेम का फर्स्ट लेटर, जैसे AM, PM। A एक वर्ड का फर्स्ट लेटर है, M एक वर्ड का फर्स्ट लेटर है, P एक वर्ड का फर्स्ट लेटर है, M भी एक वर्ड का फर्स्ट लेटर है, तो उसको बोलते हैं एक्रोनिम्स। और एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म, इसको एक दूसरे से आप मिक्स नहीं करोगे। तो एम किसको स्टैंड करता है? एम मीन्स ए फॉर एंटी, एम फॉर मेरिडियन। तो ये एक लैटिन लैंग्वेज है, एंटी मेरिडियम। पीएम मीन्स पोस्ट मेरिडियम। तो इसका क्या मीनिंग है? Adopted from the conventional 24-hour clock, the 12-hour clock dates back to 1500 BC। तो पहले क्या यूज होती थी? 24 आवर क्लॉक। पर हम जो अभी क्लॉक पढ़ रहे हैं वो 12 आवर की क्लॉक होती है। 1 to 12 डिजिट देखते हो आप जितने क्लॉक्स में, वॉल क्लॉक्स अपने आपके हाथ में। पर अभी भी कोई कोई जगह पे हम 24 आवर क्लॉक भी यूज करते हैं। मैं बता दूंगी कि 24 आवर क्लॉक क्या होता है और 12 आवर क्लॉक क्या होता है। अगर 24 आवर क्लॉक हम यूज करते हैं, जैसे दिन में कितने आवर्स होते हैं? एक डे में 24 आवर्स होते हैं। तो 1 to 24 हम क्लॉक में क्यों नहीं, इसलिए दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ हम सिर्फ 12 डिजिट को यूज करते हैं। अगर 24 आवर्स में हम क्लॉक को यूज करें तो फिर से 1 to 12 हो जाने के बाद फिर से जब 1 को काउंट करेंगे उसको 13 की तरह काउंट करेंगे। 13, 14, 15, 16, 17 लाइकवाइज अप टू 24। जब 12 के बाद हम 13 बोलेंगे उसका मतलब नून के बाद आफ्टरनून स्टार्ट हो गया है। मैं 13 बोलूं तो आप समझोगे आफ्टरनून का 1 बजे है। वो किसके हिसाब से? 24 आवर क्लॉक के हिसाब से। अभी चलते AM एंड PM। AM एंड PM खास करके 12 आवर क्लॉक के लिए यूज होता है। पहला 12 आवर जिसको हम बोलते हैं एंटी मेरिडियम और दूसरा जो 12 आवर्स इसको बोलते हैं पोस्ट मेरिडियम। तो एंटी मेरिडियम का मतलब वो दिखाने के लिए बिटवीन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। AM जो है
मॉर्निंग का टाइम दिखाता है और PM जो है आफ्टरनून और आफ्टरनून के बाद का टाइम को दिखाता है। इसीलिए हम 12 और क्लॉक में AM एंड PM जैसी एब्रीविएशन यूज करते हैं। तो एंटी मेरिडियम का मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग, क्योंकि ये तो लैटिन लैंग्वेज है। एंटी मेरिडियम मीन्स बिफोर मिड डे। मिड डे मतलब नून को हम बोलते हैं मिड डे, 12 बजे का जो टाइम है दोपहर का। तो मिड डे के बिफोर, पहले की जो टाइम है उसको बोलते हैं एंटी मेरिडियम। एंड पोस्ट मेरिडियम मीन्स आफ्टर मिड डे। तो मिड डे के बाद के, नून के बाद, नून 12 बजे के बाद की जो टाइम को बोलते हैं पोस्ट मेरिडियम। एब्रीविएशन के हिसाब से बोले तो PM। इन लैटिन एंटी मीन्स बिफोर, एंटी का मतलब है बिफोर एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर। तो लैटिन लैंग्वेज में एंटी मीन्स बिफोर एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर। तो इन लैटिन एंटी मीन्स बिफोर एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर। मेरिडियम का क्या मतलब है, मेरिडियम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेरिडिस। तो मेरिडियम एक वर्ड है जो लैटिन वर्ड, ओरिजिनल वर्ड है मेरिडिस से आया हुआ है, जिसका मतलब है नून, जो दोपहर 12 बजे का टाइम है, नून और मिड डे। तो इसलिए हम बोलते हैं एंटी मेरिडियम मतलब नून से पहले और पोस्ट मेरिडियम मतलब नून के बाद। तो इस तरीके से हम 12 और क्लॉक को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और AM PM हटा दें तो 12 के बाद से अगर हम स्टार्ट करते 13 14 लाइक वाइज तो 24 आवर क्लॉक को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मुझे लगता है ये एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ मूविंग टू एक्टिविटी 10। यहाँ आप देखो पूरी वर्ल्ड मैप दी गई है। वर्ल्ड मैप में आपको टाइम की रिकॉग्निशन दी गई। सोचो यहाँ इंडिया में जो टाइम है बाकी कंट्रीज में वो टाइम नहीं चल रहे। ये अफ्रीका के कंटिनेंट है, ये पूरे वर्ल्ड मैप है। तो अफ्रीका के कंटिनेंट है, यहाँ एशिया के कंटिनेंट आप देख रहे हो, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के कंटिनेंट, यहाँ कुछ कंटिनेंट से दिखाई दे रहे हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका का कंटिनेंट है, साउथ अमेरिका का कंटिनेंट है, अफ्रीका का कंटिनेंट है, एशिया का कंटिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया का कंटिनेंट है। यहाँ हम आवर्स डेविएशन देख सकते हैं। आवर्स डेविएशन मतलब टाइम वेरी करते हैं। यहाँ जो भी टाइम है यहाँ वो टाइम नहीं है। अभी यहाँ जो टाइम चल रही है यहाँ वो टाइम नहीं है। तो नेक्स्ट आप अगर नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे 7th 8th में, तब आपको वर्ल्ड क्लॉक और वर्ल्ड मैप में अच्छे से तरह से स्टैंडर्ड टाइम जोन आपको जानने को मिलेगा। पर अभी सिर्फ आपको क्या करनी है, आपको कभी गूगल पे जाके वर्ल्ड क्लॉक में जाके आपको सर्च करनी है अभी इंडिया में ये टाइम है तो अमेरिका में क्या टाइम होगी, अभी इंडिया में ये टाइम है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइम होगी। अभी सोचो कि इंडिया में 5:30 है तो ग्रीनलैंड में अभी क्या टाइम होगी। तो ये आप गूगल में सर्च करके वर्ल्ड क्लॉक में जाके देख सकते हो। इसके रिलेटेड वर्ल्ड क्लॉक, वर्ल्ड मैप क्लॉक के रिलेटेड या स्टैंडर्ड टाइम जोन्स के रिलेटेड जो चीज़ है आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड या नेक्स्ट ऑनगोइंग स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगी। तो हियर I finish the chapter